नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब भी हमें सरफेसी एक्ट में कोई नोटिस हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सरफेसी एक्ट यहाँ पे निकाल के रखा है इंडिया कोड के वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब कुछ लोगों को पता भी होगा, ये सरफेसी एक्ट जो होता है जो वो है, ये 2002 में आया था। और ये क्यों लाया गया था? ये जब भी हमें बैंक के पास कोई मॉर्गेज हम प्रॉपर्टी हम रखते हैं, घर होगा, दुकान होगा, फ्लैट होगा, जमीन होगा, तो जब हम इस लोन का, मॉर्गेज लोन का अगर पैसा नहीं पेड कर पाते हैं बैंक को, तो बैंक जो है इस एक्ट के अंदर आपके घर को, जमीन को, दुकान को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन करेगा और ऑक्शन करके बेच के उनका पैसा जो है वसूल करेगा। दोस्तों, ये एक्ट जो है 2002 में आया था। और उसके बाद जो है बैंक के पास काफी ज्यादा हद तक पावर आ गई है। और बैंक अपना इजीली लोन जो है, जो सामने वाला जब भी लोन डिफॉल्ट कर देता है लोन बोरोवर, तब बैंक इस आसानी से अपने मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी को बेच के लोन बोरोवर से वो पैसा जो है उस प्रॉपर्टी को बेच के वसूल कर लेता है। दोस्तों, इस सरफेसी एक्ट के ऊपर मैंने इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाया, बट आज जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत आपको लाभदायक हो जाने वाला है। जिन लोगों के पास सरफेसी एक्ट के अंदर 13(2) में, 13(4) में नोटिस आते हैं, तो वो नोटिसेस कि हम किस तरीके से हमें उस नोटिसेस को एनालाइज करना है, इसमें भी हम बचे, हमारी प्रॉपर्टी हम कैसे बचाए, ये मैं आपको आज इस एक्ट को पढ़ के बताऊंगा। उसमें कोर्ट का एक जजमेंट है, जजमेंट भी पढ़ के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सरफेसी एक्ट में आज हम आगे सारी चीजें देखने वाली है। उसमें भी आपको मैं ये, जो मेरे पास एक रिसेंटली हमारे क्लाइंट के साथ जो एक उनका जो फ्लैट है वो मॉर्गेज था, और मॉर्गेज फ्लैट को उनका ऑक्शन होने जाने वाला था। तो उसमें जो कोर्ट का जो है ऑर्डर है, वो भी मैं आपको पढ़ के दिखाऊं। जो ये लाइव केस है हमारे पास, जो हमारे क्लाइंट की लाइव केस है, वो केस भी आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से उनका फ्लैट मॉर्गेज जो ऑक्शन होने से हमने बचाया है। ठीक है, और किस तरीके से जो ऑर्डर ऑक्शन होने का, पोजीशन का ऑर्डर जो है, हमने यहाँ पे उसके ऊपर स्टे ले लिया है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये ऑर्डर जो है पढ़ने वाले हैं। इस ऑर्डर में बोला गया है, देखिए दोस्तों, इस ऑर्डर में क्या है। देखिए, एक जो क्लाइंट है उनका फ्लैट मॉर्गेज था, उन्होंने समथिंग 80 लाख रुपए कर्जा लिया था, और वो कर्जा वो भर नहीं पा रहे थे। तो बैंक ने लोन बोरोवर को हमारे 13(2) का नोटिस भेज दिया सरफेसी एक्ट के अंदर। अब सरफेसी एक्ट के अंदर 13(2) का नोटिस जब भी लोन बोरोवर को मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद 60 दिन का आपको मौका होता है कि 60 दिन में आप पैसे भर दीजिए, नहीं तो हम आपके प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन ले लेंगे। अब 13(2) का नोटिस कब मिलता है दोस्तों? जब आपने होम लोन लिया होगा, या फिर कोई भी घर, आपका दुकान मॉर्गेज किया होगा, जब भी आप 3 ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हो। अब 3 ईएमआई डिफॉल्ट करोगे तो उसके बाद आपका लोन क्या हो जाता है? एनपीए हो जाता है दोस्तों। अब जब आपका लोन एनपीए हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको 13(2) का नोटिस जो है बैंक आपको इश्यू कर देता है। अब इस तरीके का नोटिस आपको इश्यू करना बैंक को मैंडेटरी है, तभी जो है बैंक सरफेसी एक्ट के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। और कंपलसरी 13(2) का नोटिस जब आपको मिलता है, उसके बाद 60 दिनों में आपको पेमेंट करना होता है, या फिर आपका अकाउंट जो है बैंक से जाके आपको या तो रेगुलराइज करके लेना पड़ता है। मतलब जो 3 ईएमआई है, वो जो बाउंस हुई है, उसको आपको पूरी तरीके से आपको ईएमआई भरनी होगी, और आपको अकाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मेंस असेट हुआ है, वो आपको परफॉर्मेंस असेट में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दो तरीके होते हैं बैंक से। ये जो 13(2) का जो प्रोविजन है पोजीशन लेने का, मतलब आपको
आपके घर से हटा के मतलब वो बैंक क्या करेगी, आपको आपके फ्लैट के ऊपर, घर के ऊपर, दुकान के ऊपर पोजीशन लेने की ऑर्डर जो है ये ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए दोस्तों, ये नोटिस हमारे क्लाइंट को मिल गया था, बट हमारे क्लाइंट ने कोई भी बैंक से जाके कम्युनिकेशन नहीं किया था, कोई लोन रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह नहीं मांगा था, या फिर वो जो 80 लाख रुपीज का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो भी नहीं भरा था। तो बैंक ने क्या किया, नोटिस तो उनको आरपीडी से भेजा, मतलब रजिस्टर्ड कोर्ट से भेजा। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई ना आने की वजह से बैंक ने क्या किया, ये सेक्शन 14 में सरपेसी एक्ट में बैंक ने जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन ये लगाया सेक्शन 14 में कि हमारे लोन का पैसा हमें वापस देने के लिए इस जो लोन बोरोवर का फ्लैट बेच के, या फिर उनको हमें उसके ऊपर पोजीशन आप दिलाए, तो ये पोजीशन मिलने के बाद हम इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेंगे और फिर हमारा पैसा हमारा पैसा वसूल करेंगे। इसीलिए ये सेक्शन होता है दोस्तों 14। तो ये सेक्शन 14 में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये हक होते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर जो है पोजीशन देने के लिए बैंक को ऑर्डर कर दिया जाए। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या दिया है देखिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, तो यहाँ पे ऑर्डर मिल गया है कि एप्लीकेंट हियरबाय टू ऑथराइज टू टेक द पोजीशन ऑफ शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी मेंशन इन एप्लीकेशन एज पर सरफेसी एक्ट विद द हेल्प ऑफ कंसर्न पुलिस स्टेशन। मतलब बैंक को ये पोजीशन लेने के लिए ऑथराइज कर दिया, ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने कि अभी आप जाके पुलिस की हेल्प लेके जो है आप उस फ्लैट के ऊपर जो है आप कब्जा कर लीजिए, क्योंकि ये फ्लैट ओनर जो है, ये लोन बोरोवर है, आपका पैसा नहीं भर रहा है। और उसके लिए यहाँ पे 2 नंबर पढ़िए, एडवोकेट सो एंड सो इज अपॉइंटेड एज अ कोर्ट कमिश्नर टू टेक पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन्ड अबव इन द एप्लीकेशन। मतलब एक कोर्ट कमिश्नर भी चुना जाता है कि इन कोर्ट कमिश्नर के अंडर ये प्रॉपर्टी का मॉर्गेज जो है ले लिया जाए, और उसके लिए जो भी पुलिस बल लगेगा वो पुलिस बल भी आपको जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था दोस्तों ऑर्डर जो कोर्ट ने जो है हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट जो है पास करके रखा था। अब ये जब ऑर्डर निकल गया तो जो लोन बोरावर होते हैं, देखिए ये तो मैंने बस आपको यहाँ पे सैंपल दिखा दिया, जो लोन बोरावर होते हैं वो काफी हद तक डर जाता है। अभी जो है वो ऑलरेडी उस घर में रह रहा तो होता है, उस दुकान में वो अपना दुकानदारी चला रहता है, वो जमीन होता है, वो जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता रहता है। ठीक है, ऐसी चीजें मॉर्गेज की रहती है जहां पे वो ऑलरेडी वो सर्वाइव कर रहा रहता है, रह रहा रहता है। तो वो प्रॉपर्टी जब अब पोजीशन लिया जाता है तो बहुत ज्यादा क्लाइंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और किस तरीके से आगे की संभावनाएं आगे की होने वाली वो सोच के ही मतलब बहुत ज्यादा डर जाता है। तो दोस्तों इससे इस ऑर्डर से जब ऐसी ऑर्डर हो जाती है तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। और कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, तो वो चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों आपका जो जिला होगा उस जिले की डीआरटी कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। अब डीआरटी कोर्ट में कैसे चैलेंज करेंगे, तो डीआरटी कोर्ट में सेक्शन 17 के अंदर हम इसको चैलेंज करेंगे। देखिए दोस्तों ये सेक्शन 17 में यहाँ पे निकाल रहा हूं। सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर टू रिकवर द सिक्योर डेट। मतलब सेक्शन 17 में हम डीआरटी कोर्ट में हमारा एप्लीकेशन लगाएंगे और वहां पे रिलीफ मांगेंगे कि ये जो ऑर्डर हमारे खिलाफ किया है, तो इसमें हमें कुछ ग्राउंड्स होते हैं दोस्तों, वो ग्राउंड्स हमें निकालने पड़ते हैं कि हमें इस ग्राउंड्स के ऊपर हमें जो है ऑर्डर को स्टे दिया जाए, और हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए कि बैंक का पेमेंट करने के लिए, और या फिर लोन को रेगुलराइज करने के लिए, या फिर बैंक का टोटल आउटस्टैंडिंग भरने के लिए हमारे फ्लैट के ऊपर पोजीशन ना लिया जाए। इसीलिए हमें ये रिलीफ मांगना पड़ता है। कहाँ पे मांगना पड़ेगा, डीआरटी कोर्ट में मांगना पड़ेगा दोस्तों। अब डीआरटी कोर्ट कौन सा होता है देखिए, अब डीआरटी कोर्ट जो है ऑनलाइन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो इस तरीके से आपके लोकल जो जो भी आपका जिला होगा तो वो जिले के डीआरटी कोर्ट की जो भी आपकी वेबसाइट रहेगी ऑनलाइन,
तो वो आपके वकील साहब जो रहेंगे, तो वो वकील साहब जो होते हैं दोस्तों, वो आपके थ्रू जो है वो एप्लीकेशन जो है फाइल करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं खोलना चाह रहा हूँ, पर ये जो साइट है कुछ तो अंडर का मेंटेनेंस है, तो इसलिए ये साइट दिख नहीं पा रहा है। तो दोस्तों इस ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं, और कहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं? डीआरटी कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हो, और इस ऑर्डर के ऊपर भी हम टेम्पररी स्टे ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर डीआरटी में आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी इस ऑर्डर के ऊपर क्या करेगा? स्टे लगाएगा, और आपको थोड़ा सा समय देगा पैसा भरने के लिए। ठीक है, अब ये कंडीशन जिन लोगों के ऊपर आ रही है, वो कंडीशन ना आए, इसीलिए हम पहले कुछ कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका। जब भी हमारे पास 13(2) का नोटिस आता है, ठीक है, ये सेक्शन 13 है। अब 13 में सेक्शन 2 ये बोलता है कि वेयर एनी बोरोअर हु इज अंडर द लायबिलिटी टू सिक्योर क्रेडिटर अंडर अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट makes any default in repayment of secured debt, any installment thereof, and his account is respect to such debt is classified by secure creditor as non-performing asset। मतलब बैंक ने जब भी 3 EMI बाउंस हो गए और आपके अकाउंट पे नॉन परफॉर्मिंग असेट ऐसा मार्क कर दिया, तो फिर ये बैंक क्या करेगी? इसको ये 13(2) की नोटिस भेजेगी। Then the secure creditor may require to the borrower by notice writing discharge in full liabilities to the secure creditor within the 60 days from the date of notice filing, which secure creditor shall be entitled and exercise all any rights under the subsection 4। अब क्या बोल रहा है ये सेक्शन 2 कि जब भी सामने वाला डिफॉल्ट कर दे रहा है 3 EMI, और अब उससे भरा नहीं जा रहा, तो ये 13(2) का नोटिस बैंक कंपलसरी देगा, और उसको 60 दिन के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर पूरा अमाउंट जितना भी बाकी है बैंक का आउटस्टैंडिंग, वो सारा भरने के लिए बोलेगा। अब 60 दिन का हमें अगर नोटिस मिलता है, तो 60 दिन हमारे पास टाइम है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो लोन बोरोवर होते हैं, ये नोटिस मिल जाता है तो शांत बैठे रहते हैं, उस पर वो कुछ भी नहीं करते। तो हमें तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल रिप्लाई जो है बैंक को देना होगा, हमारी परिस्थिति को जानकारी उनको देनी होगी, हम पेमेंट करेंगे, हम रेगुलराइज करेंगे हम अकाउंट, हमारी ये कंडीशन है, एक रीजनेबल कारण उनको बैंक को भेज के आपको बैंक से कम्युनिकेशन करना होगा। देखिए फिर अभी इसमें कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो सेक्शन 13 है, सॉरी सेक्शन 13 में सेक्शन 3 है, और सेक्शन 3 में सेक्शन 3A क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ रिसिप्ट अब नोटिस अंडर सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 13(2) की नोटिस हमें जैसे मिल जाती है, द बोरोवर मेक एनी रिप्रेजेंटेशन और राइज एनी ऑब्जेक्शन, द सिक्योर क्रेडिटर shall consider such a representation or objection, and if the secure creditor comes to the conclusion that such representation or objection is not acceptable or tenable, he shall communicate within 15 days मतलब 15 दिन में of receipt of representation or objection reason for non acceptation of representation or objection of the borrower। मतलब ये प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जिनका भी सर मॉर्गेज लोन है, मतलब होम लोन वगैरह है, उनको ये सेक्शन 13 का 3A ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे 13(2) की आपको नोटिस मिली, आपको फिर से रिप्लाई नोटिस भेजनी है, आपके वकील साहब द्वारा भी भेज सकते हैं, आप खुद भी भेज सकते हैं। आप ये बोल रहा है, ये एक्ट बता रहा है कि आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं ऐसे 13(2) का नोटिस का। अब कैसे ऑब्जेक्शन लेंगे? हम बोलेंगे बैंक को कि हमारे पास कोई जो ईएमआई बाउंस हो गया है, हमारी ये कंडीशन अभी फिलहाल और खराब है, तो हमें इसको 2 महीना टाइम दिया जाए कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे। ठीक है, या फिर हमारे जो लोन की अमाउंट डिस्प्यूटेड होगी, या फिर एनी अमाउंट जो आपको बताई है बैंक ने, उसमें बहुत सारे चार्जेस वगैरह हेवी लगा है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस में के वो अगेंस्ट है, तो आप ऐसी ऑब्जेक्शन आप भेज सकते हो। इसीलिए हमने ईएमआई का बाउंस किया है, हो गया है हमारे से। ठीक है, आप जस्टिफाइबल कोई भी डाउट और कोई भी ऑब्जेक्शन
आप बैंक को दे सकते हैं, जो आपको लग रहा है आप बेच के। अब बैंक के पास जब वो ऑब्जेक्शन चला जाएगा तो बैंक क्या करेगी, 15 दिनों के अंदर बैंक क्या करेगी, आपको एक रिप्लाई भेज के आपको बताएगी कि आपका जो भी ऑब्जेक्शन है वो टेनेबल है या अनटेनेबल है, मतलब वो ऑब्जेक्शन हम मान रहे हैं या इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लिया जाता है आपका ऑब्जेक्शन, तो आगे की कोई प्रोसीडिंग बैंक आपसे सरफेसी एक्ट में नहीं करेगा। और या फिर आपका ऑब्जेक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो बैंक आगे की जो है फिर ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये एप्लीकेशन लगा के इस तरीके से पोजीशन की ऑर्डर आपके फ्लैट के ऊपर ले लेगी, आपके घर के ऊपर ले लेगी। ठीक है, तो दोस्तों रीजनेबल आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्शन जो है बैंक को भेजना है। ये एक्ट में 13(3)A में ऐसा लिखा है। अब जैसे आपने ऑब्जेक्शन भेजा, देखो इसमें भी क्या है, देखो बचने का तरीका। और आपके ऑब्जेक्शन में 15 दिन के अंदर बैंक ने कोई भी आपका रिप्लाई नहीं दिया आपके ऑब्जेक्शन का, तो दोस्तों ये समझ जाइए कि आपकी ऐसे कोई भी ऑर्डर हो जाए तो वो ऑर्डर टिक ही नहीं पाएगी। वो ऑर्डर आपकी डीआरटी कोर्ट में जाके आपको स्टे ही मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसमें बैंक ने कोई भी आपसे आपको रिप्लाई नोटिस रिटर्न में भेजी नहीं, आपका कोई डाउट का सोल्यूशन उन्होंने किया नहीं है, तो आपको वैसे भी डीआरटी कोर्ट से क्या हो जाएगा, स्टे मिल जाएगा। और एक चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, जैसे ये 13(2) का जो कंप्लायंसेस है, आपको इस तरीके की 13(2) की नोटिस आपको मिली ही नहीं बैंक से, और बैंक ने इस तरीके की ऑर्डर आपको आपके फेवर में कोर्ट से क्या आपके अगेंस्ट कोर्ट से क्या कर ली और पास कर ली, तो भी आपका जो है ये ऐसा ऑर्डर जो है चैलेंज हो सकता है। वो स्टे उसको स्टे मिल जाएगा डीआरटी कोर्ट से, या फिर डीआरटी से कोर्ट से आपको नहीं स्टे मिलता है तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई करके आप स्टे ले सकते हैं इस तरीके के ऑर्डर पे, और आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये 13(2) और 13(4) ये दो नोटिस आपको जब भी सरफेसी के प्रोविजंस बैंक में बैंक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लगाएगी, तो 13(2) और 13(4) की जो कंप्लायंसेस उन्होंने लोन बोरोवर को ये नोटिस भेजने की कंप्लायंसेस करनी ही करनी चाहिए, नहीं तो ये ऑर्डर फिर जो है बाद में सेटिसाइड हो जाएगा या फिर इस ऑर्डर को स्टे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में आपको एक जजमेंट भी बताने जा रहा हूं। तो ये जजमेंट आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये श्रीमती गदुपाटी लक्ष्मी देवी वर्सेस कैनरा बैंक, ये 2021 का जजमेंट है। अभी दोस्तों ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आशा करता हूँ नवंबर 2021 का ये ऑर्डर है तेलंगाना हाई कोर्ट का। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है देखो, इसमें ये बोला है, ये फैक्ट्स क्या है इस केस के, यहाँ पे मैं पढ़िए। तो पिटिशनर फील्ड ऑफ पिटिशन अंडर आर्टिकल 226। अब पिटिशनर ने क्या किया था, डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट में क्या कर दिया था, उन्होंने चैलेंज किया कि ये ऑर्डर के ऊपर हमें स्टे चाहिए या फिर ये ऑर्डर जो है हमें रद्द होना चाहिए। तो इसमें बोला क्या है, 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीकिंग एन इंजंक्शन अगेंस्ट कैनरा बैंक फ्रॉम टेकिंग एनी measures of for the recovery of dues owned by respondent 2 and 3 under the provision of securitization, मतलब सरफेसी एक्ट 2002, और respondent number 2 had defaulted on loan repayment, prompting Canara Bank and issued the notice legal 13(2) of SARFAESI Act on so and so date. The petitioner contended the respondent number 2 is capable of repaying the loan in full and requested to withdraw the notice and restructuring of the loan facility. अभी ये जो फैक्ट क्या है इस केस की आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि पिटिशनर ने ये बोला है, मतलब लोन बोरोवर ने ये बोला है कि हम इस लोन को भरने के लिए कैपेबल है बट हमें इस लोन में रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, और बैंक ने हमें रिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड ही नहीं की एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, और बैंक ने डायरेक्ट सरफेसी एक्ट में हमारे घर को सेल करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए इस तरीके की पोजीशन ऑर्डर जो है
पास कर दी है। तो इसीलिए हम ये ऑर्डर को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। अब ये जो 2021 का मामला है, ये 2021 के मामले में हुआ क्या था उस टाइम दोस्तों, देखिए आर्गुमेंट क्या हुआ था। तो द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट ड्यू टू द unpredictable circumstances caused by COVID-19 pandemic, the notice issued under section 13(2) should be withdrawn and the loan should be restructured to allow the repayment। अब देखिए क्या है, इसमें बोला है कि जो लोन बोरावर के वकील है उन्होंने बोला कि 13(2) की जो नोटिस हमें भेजी गई है, अभी कोविड-19 चल रहा है पेंडेमिक, तो इसीलिए अभी हम भर नहीं पा रहे इसको, तो इसको आप विड्रॉ कर लीजिए और हमें लोन जो है रिस्ट्रक्चर करके दे दीजिए। द पिटिशनर implies द नेसेसिटी फॉर द बैंक टू कंसिडर एनी रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द बोरोवर एज मैंडेट इन सर्विस एक्ट अनश्योर फेयर ट्रीटमेंट लाइट इन द इकोनॉमिक चैलेंज। अब हमारे जो लोन बोरावर है उन्होंने बैंक को एक 13(3) का नोटिस भी भेजा था, 13(3)(a) का, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि उन्होंने एक ऑब्जेक्शन भी दिया था, बट उस ऑब्जेक्शन को कोई कंसीडर ही नहीं किया गया। ठीक है, बैंक ने उसके ऊपर कोई 15 दिन में रिप्लाई ही नहीं भेजा, तो इसीलिए ये जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर वो सेटिसाइड हो जाना चाहिए, ऑर्डर जो है रद्द हो जाना चाहिए, ऐसा जो है आर्गुमेंट ये वकील साहब ने यहाँ पे किया है। डिसीजन ये हुआ है इस केस में, देखिए इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। द कोर्ट डायरेक्टेड द नो कंक्लूडेंट स्टेप शुड बी टेकन बाय कैनरा बैंक अगेंस्ट द पिटिशनर until a decision is communicated regarding the representation made by the respondent number 2 conquering the notice issued under 13(2). the petition was disposed on with this directive। मतलब अभी इन्होंने क्या बोला है, कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि जो आपने रिस्पोंडेंट मतलब लोन बोरोवर ने आपको 13(3) में जो ऑब्जेक्शन लिया था उस ऑब्जेक्शन का आपने कंप्लायंस इसी नहीं किया, इसीलिए आपका ये जो ऑर्डर है हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी ऑर्डर जो है यहाँ पे होगी नहीं, और इसीलिए ये जो ऑर्डर है सेटिसाइड हो जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पैरा नंबर 5 ये लो जो जजमेंट का यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। केयरफुल एनालिसिस ऑफ सबसेक्शन 3(a)। अब 3(a) मतलब ऑब्जेक्शन वाला जो अभी हमने यहाँ पे देखा था। 3(a) कौन सा देखा था, ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला 3(a) है। ठीक है, तो ये 3(a) वाला जो मतलब हमने ऑब्जेक्शन लिया था, तो ये क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ, a careful analysis of subsection 3(a) of section 13 of the SARFAESI Act would go to show that upon receipt of notices sued by the secured creditor under the section 2, the borrower has a right to make representation, raise any objection as notice is issued. The borrower exercise the right and that is incumbent upon the secured creditor consider such as a representative objection. The use of word shall subsection 13(a) indicative of the legitimate intent considering such a representation of objection by secured creditor mandatory। अब इसमें ये पैराग्राफ में 15 दिन के अंदर, देखिए आगे लिखा है 15 दिन के अंदर आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए हम ये जो क्या कर रहे हैं इस ऑर्डर को जो है और रद्द कर रहे हैं। यहाँ पे आप लास्ट में आप देखिए accordingly and in light above we grant liberty to the petitioner, मतलब petitioner कौन है, लोन बोरावर, to file a fresh representation objection to the no is dated 5/8/2021 issued by the respondent number 1 under the section 13(2) surface C if such representation objection is filed by petitioner within the 15 days today the same shall be considered respondent number 1 accordance with the after that take reason decision and 15 days repeat objection। ठीक है, आगे आके ये बोलते हैं with the above direction the writ petition is disposed of। ठीक है, मतलब क्या हो गया है, till the receipt of decision made respondent number as the above petitioner will direct to no concurrent step shall be taken by respondent 1 against the petitioner। मतलब respondent number 1 मतलब क्या है, बैंक है, कोई भी स्टेप नहीं उठाएगा। ठीक है, no concurrent step shall be taken by respondent 1। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया है, जो ऑर्डर ही बैंक ने हाई कोर्ट ने क्या कर दिया यहाँ पे, और इसको स्टे दे दिया, और कोई भी ऐसा कंप्लायंसेस आगे की फर्दर प्रोसीडिंग जो है हमारे लोन बोरोवर के अगेंस्ट नहीं होगी जब तक आप हमने जो ऑब्जेक्शन उठाया 13(3) में, ठीक है, उस ऑब्जेक्शन का आप जो है रिप्लाई नहीं करते,
उसमें जस्टिफाइबल जो भी स्टेप्स है वो आप उनको, अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बोल रहे हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हैं, या फिर उनका अगर फुल पेमेंट हो रहा है तो फुल पेमेंट कर सकते हैं, और फिर आप आगे की जो भी फर्दर प्रोसीडिंग है वो आप करना, नहीं तो आपको ये प्रोसीडिंग नहीं करना है, ऐसा इस जजमेंट में बोला गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इतना बड़ा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ अगर शॉर्टकट में मुझे बोलना है तो यही बोलना है, जैसे आपको सरफेसी एक्ट में कोई ऐसी ऑर्डर पास हो जाती है तो उसके ऊपर भी स्टे लिया जा सकता है, आपका प्रॉपर्टी सेल होने से, ऑक्शन होने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 13(2) और 13(4), ये दो नोटिसेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो अगर आपको नहीं मिलती तो आपके इस ऑर्डर के खिलाफ आप स्टे ले सकते हैं डीआरटी में, हाई कोर्ट में या फिर आप, अगर आप कोई ऑब्जेक्शन ले लेते हैं 13(3)(a) में, तो भी उसके ऊपर बैंक आपको रिप्लाई नहीं करती 15 दिन में, तो भी आप इस ऑर्डर के खिलाफ स्टे ले सकते हैं, आप घर बचने से, बेचने से, ऑक्शन होने से आप बचा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीजें आपको इस जजमेंट के द्वारा, एक्ट के द्वारा मैं यहाँ पे आपको एकदम टेक्निकली और लीगली आप यहाँ पे मैंने आपको समझाया दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सरफेसी एक्ट में, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ और भी डाउट होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर मेरे इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। और या आप अगर पुणे में होंगे, पुणे में क्या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी होंगे, तो अगर आपके खिलाफ अगर 13(2) का, 13(4) का नोटिस आ जाता है तो जरूर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके लोकल लॉयर को भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रॉपर्टी बेचने से बच बचने के लिए आपको आगे की फर्दर जो लीगल गाइडलाइंस है हम भी कर सकते हैं, या फिर आप लोकल लॉयर से भी आप ले सकते हैं मदद। अगर हमसे मदद लेनी है तो जरूर आप जो है मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा नंबर है। इस नंबर के ऊपर जो है आप कांटेक्ट करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।